हेलो गाइस, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डैंग डैंग अपने फादर को अपने मैजिक से सुला देती है। पर उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो सबकी जान बचाती है पर अपने फादर की नहीं बचा पा रही थी। तो उसके अंकल उसे समझाते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो डैंग डैंग को याद आता है कि जब वो बचपन में बीमार थी तो उसके पापा बहुत सारी ठंड में भी उसके लिए दवाइयाँ लाते थे, भले ही उनको कितनी भी चोट आए। और ये सब बातें याद करके डैंग डैंग बहुत रोती है। तभी वहाँ लुआंग आ जाता है और उसे काम करने की कोशिश करता है और डैंग डैंग उसे हक कर लेती है। उसी के बाद डैंग डैंग लुआंग से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई सबूत मिला। तो लुआंग उसे एक डायरी देता है। तो डैंग डैंग पूछती है कि ये डायरी किसकी है। तो लुआंग बताता है कि ये रिपोर्टर शाओ की डायरी है और मुझे लग रहा था कि हमने कुछ मिस किया है, इसी वजह से मैं फिर से छानबीन करने के लिए वहाँ गया था तो मुझे ये डायरी मिली। तो डैंग डैंग लुआंग से कहती है कि इस डायरी में 1 मंथ से कुछ भी नहीं लिखा गया है। और वो डायरी पढ़कर डैंग डैंग को लगता है कि रिपोर्टर शाओ किंग ऑफ वॉर्म्स नहीं है, बल्कि वो तो किंग ऑफ वॉर्म्स के ट्रैप में फंस चुके थे। तो लुआंग कहता है कि बस वही एक नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो किंग ऑफ वॉर्म्स के ट्रैप में फंस चुके हैं। और वो ये भी बताता है कि किंग ऑफ वॉर्म्स इंसानों के अंदर भी जा सकता है और उनको कंट्रोल कर सकता है। तो डैंग डैंग लुआंग से कहते हैं कि अगर सच में उसके अंदर किंग ऑफ वॉर्म्स था तो उसके बॉडी पर कोई ना कोई निशान तो होना चाहिए जब हमने उसे मारा था, हमें उसे देखने के लिए जाना चाहिए। तो लुआंग उसे रोकता है, उसे बताता है कि मैं पहले से ही रिपोर्टर शाओ की बॉडी को देखकर आ चुका हूँ। उसके चेस्ट पर होल था जो ऑर्डिनरी गन जैसा था, बट उसके आसपास खून के निशान थे। इसका मतलब किंग ऑफ वॉर्म्स का जो वर्क था रिपोर्टर शाओ की बॉडी से जब वो निकला तो उसका ही वो निशान था। उसी के साथ उन दोनों को ये भी पता चलता है कि स्पिरिचुअल वॉर्म्स किसी के कंट्रोल में काम कर रहे हैं और उस इंसान को सिर्फ एनर्जी की ज़रूरत है और वो सारी एनर्जी वो इंसान स्पिरिट क्लैंस और इंसानों से ले रहा है। तो डैंग डैंग कहते हैं कि हमें उस आदमी को ढूंढना चाहिए। तो लुआंग कहता है कि जब तक किंग ऑफ वॉर्म्स जिंदा है तब तक हम उसे ढूंढ सकते हैं। पर लुआंग को जुरोंग पर शक होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें चिप दिखाया जाता है जो उसकी वाइफ को मिलने के लिए आया था और इसका सारा इंतजाम लुआंग ने किया होता है क्योंकि चिफ की वाइफ के पास टाइम बहुत कम था और वो कभी भी मर सकती थी। इसी वजह से लुआंग ने उसके लिए ये सारा इंतजाम किया था। चिफ जब उसकी वाइफ को मिलने के लिए आता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर सेंटी हो जाते हैं और चिफ की वाइफ सभी बातों के लिए उससे माफी मांगती है और उसे सारा सच बता देती है और ये भी बता देती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो चीफ उससे कहता है कि तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहाँ एक वेट्रेस आ जाती है। उसने उनके लिए डिजर्ट लाया होता है। चीफ की वाइफ वो डिजर्ट लेती है पर अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। तो चीफ उस वेट्रेस से पूछता है कि डिजर्ट किस चीज़ का बना हुआ है। तो वेट्रेस बताती है कि इसमें गार्लिक डला हुआ था। गार्लिक की वजह से स्पिरिट क्लैंस का असली रूप बाहर आ जाता है और चीफ की वाइफ का भी असली रूप बाहर आ चुका था और वो वेट्रेस देख लेती है और वो घबरा कर नीचे जाती है और सबको बताती है कि चीफ के रूम में एक मॉन्स्टर है। तभी वहाँ एक रिपोर्टर आता है और चीफ का और उसकी वाइफ का फोटो खींचकर भाग जाता है। उसी कैफे के नीचे शेकी आ चुकी थी क्योंकि बोंगजूके ने उसे बताया था कि चीफ की वाइफ चीफ से मिलने के लिए कैफे आने वाली है। और हम ये भी देखते हैं कि चीफ की वाइफ कैट में कन्वर्ट हो चुकी है। नीचे से शेकी भी हॉर्न बजा रही होती है। तो चीफ उस कैट को वहां से भगा देता है और सारे पुलिस वाले आकर उस रूम में चेक करने लग जाते हैं पर चीफ को देखकर कोई भी पुलिस उससे सवाल नहीं करता और वो सभी वहां से चले जाते हैं। नीचे हम शेकी को देखते हैं जो उस कैट को एक बच्चे को थमा देती है और उसे एड्रेस बताकर डैंग डैंग को देने के लिए कहती है। तभी वह चीफ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो शेकी कहती है कि मैं यहाँ टहलने के लिए आई थी और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो लड़का डैंग डैंग को वो कैट देखकर कहता है कि मुझे शेकी ने बताया था कि एक हेयरपिन वाले लड़के और एक हैंडसम लड़का, बस उन दोनों को ही इस कैट को देना है।
और हम देखते हैं कि वो बच्चा स्पिरिट क्लैन होता है। तो डैंग डैंग उससे कहते हैं कि तुम इस रूप में क्या कर रहे हो। तो वो लड़का बताता है कि सभी पुलिस वाले मिलकर गार्लिक की मदद से सिटी के सभी स्पिरिट क्लैंस को पकड़ रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। ये बताते हुए वो रोने लगता है क्योंकि पुलिस वालों ने उसके माता पिता को मार दिया होता है। और वो लड़का ये भी बताता है कि मरने से पहले मेरे माता पिता अजीब बर्ताव कर रहे थे। तो ये बात सुनकर लुआंग वहाँ से गायब हो जाता है और उसके पास पहुँच जाता है और उन्हें देखता है। तो उसे ये पता चल जाता है कि उनके अंदर भी स्पिरिट वर्म्स थे, इसी वजह से वो अजीब बर्ताव कर रहे थे। उसके बाद वो वापस आता है और डैंग डैंग को साइड में लेता है और उसे बताता है कि उनके अंदर भी स्पिरिट वर्म्स थे और उन दोनों के स्पिरिट वर्म्स को एक पुलिस वाला होस्ट कर रहा था। इसका मतलब उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाले के अंदर किंग ऑफ वर्म्स है। तो डैंग डैंग कहते हैं कि इसका मतलब किंग ऑफ वर्म्स पुलिस वाले की आइडेंटिटी लेकर अब सभी स्पिरिट क्लैंस की एनर्जी लेने वाला है। इससे पहले हमें उसे ढूंढना होगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि चीफ अपने बॉस से मिलने के लिए आया होता है क्योंकि उसके बॉस को पता लग चुका था कि उसने जिससे शादी की थी वो एक स्पिरिट क्लैन थी। इसके अलावा न्यूज़पेपर में उन दोनों की फोटो भी छप चुकी थी। इसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए उसका बॉस उसे बुलाता है और उस वेट्रेस को भी बुलाता है और उससे पूछता है कि पिछली रात क्या क्या हुआ। तो वो सब सच बता देती है। चीफ उसे रोककर अपनी सफाई देने लगता है और बताता है कि मुझे नहीं पता था कि वो एक स्पिरिट क्लैन है, मुझे बस एक चांस दीजिए, मैं पूरे सिटी में से स्पिरिट क्लैंस को हटा दूंगा। उसका बॉस उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, बस तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी का ध्यान रखना। ऑल्सो सिटी के लोगों को भी कुछ होना नहीं चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सभी स्पिरिट क्लैंस को गार्लिक की मदद से ढूंढा जा रहा है और उनको पकड़कर एक जगह पर इकट्ठा किया जा रहा है और ये करने के सभी ऑर्डर्स चीफ ने दिए होते हैं। दूसरी तरफ शेकी भी देखती है कि उसके घर में बहुत भागा दौड़ी हो रही है। तो वो अपने घर के नौकर से जाकर पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि सिटी के सारे स्पिरिट क्लैंस को पकड़कर एग्जीक्यूशन ग्राउंड में इकट्ठा करने के लिए चीफ ने ऑर्डर दिया है ताकि वो सारे स्पिरिट क्लैंस को मार सके। ये बात सुनकर शेकी भागती है बोंगजूकी के पास। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जूरोंग की तरफ, जहाँ वो पुलिस की बॉडी में से एनर्जी खींच रहा होता है जिसके अंदर किंग ऑफ वर्म्स होता है। तो जूरोंग कहता है कि इससे भी ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो वो पुलिस वाला कहता है कि आज एग्जीक्यूशन ग्राउंड में सभी स्पिरिट क्लैंस को इकट्ठा करने वाले हैं, वहाँ आप जितनी चाहे उतनी एनर्जी खींच सकते हो। और ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सभी स्पिरिट क्लैंस को एग्जीक्यूशन ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है और उन सभी पर गन तान दी जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें शेकी दिखाई जाती है जहाँ वो बोंगजूकी को सभी बातें बता देती है और ये भी बता देती है कि सभी स्पिरिट क्लैंस को एग्जीक्यूशन ग्राउंड में इकट्ठा किया जाने वाला है और उन सभी को वहाँ मार दिया जाएगा। ये सभी बातें सुनकर बोंगजूकी डर जाता है और वो कहता है कि ये सब बातें मुझे सबसे पहले डैंग डैंग को बतानी है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लुआंग को भी इन सभी बातों का एहसास हो जाता है और वो जैंग को बता देता है कि चीफ सभी स्पिरिट क्लैंस को मार डालने वाला है। तो जैन कहता है कि ये बात डैंग डैंग को बतानी चाहिए और वो बताने के लिए जाता है, पर लुआंग उसे रोकता है और उससे कहता है कि उसके पापा की तबीयत खराब है, उसे उनका ख्याल रखने दो। और वो खुद ही अकेला उन सभी स्पिरिट क्लैंस को बचाने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ बोंगजूकी आता है और जैन को सभी बातें बताता है। तो जैन कहता है ये बात हमें पहले से ही पता है। तो बोंगजूकी उससे पूछता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली। तो जैन बताता है कि मास्टर को सभी अच्छी और बुरी बातों की जानकारी पहले से ही पता लग जाती है। तो बोंगजूकी कहता है कि हमें ये बात डैंग डैंग को नहीं पता लगने देनी चाहिए और वो दोनों डैंग डैंग के पास चले जाते हैं। उसके पास जाने के बाद बोंगजूकी ने जो सामान लाया होता है वो डैंग डैंग को दे देता है और उसे कहता है कि मुझे एक काम आया है और वो वहाँ से चला जाता है। तो डैंग डैंग उसके पीछे जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। बट बोंगजूकी उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता है और वो जैन की तरफ देखता है। तो डैंग डैंग को समझ आ जाता है कि ये लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। बट डैंग डैंग जब उनको प्रेशराइज करती है तो जैन सभी बातें उगल देता है। लुआन अकेला ही उन सबको बचाने के लिए चला गया है और ये बात सुनकर डैंग डैंग उन सभी पर गुस्सा करने लग जाती है और उनसे कहती है कि मैं जा रही हूँ लुआन को बचाने के लिए। तो बोंगजूकी उससे कहता है कि तुम्हें तुम्हारे फादर की केयर करनी चाहिए
तो डैंग उसे डांटने लग जाती है। उसे कहती है कि तुम्हें पता है क्या सिचुएशन कितनी डेंजरस है और इस सिचुएशन में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। और जाने लग जाती है। तभी उसके अंकल आते हैं। उससे कहते हैं कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें बुलाया है। उसके पापा के पास जाने के बाद वो उससे कहते हैं कि तुम एग्जीक्यूशन ग्राउंड में मत जाओ, क्योंकि उन्होंने उन सभी की बातें सुन ली थी। तो डैंग उनसे कहती है कि सभी स्पिरिट लैंड्स अभी खतरे में हैं और लुआन अकेला ही उन्हें बचाने के लिए चला गया है। इसी वजह से मुझे जाना होगा और इस बार आप मुझे मत रोकना। तो उसके पापा भी मान जाते हैं, पर वो डैंग से प्रॉमिस लेते हैं कि वो ठीक ठाक वापस आएगी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि चीफ सभी स्पिरिट क्लैंस को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ लुआन आ जाता है और उन सभी को गोलियों से बचा लेता है। लुआन को ऐसे देखकर चीफ भी घबरा जाता है। उसके बाद लुआन उन सभी स्पिरिट क्लैंस की हथकड़ियाँ खोल देता है और उनके लिए एक दरवाज़ा ओपन कर देता है ताकि वो सभी वहाँ से जा सके। और वो जब उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो चीफ उन सभी पर गोलियां चलाने लग जाता है। ये सब देखकर लुआन अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेता है ताकि किसी को भी गोली ना लग सके। पर इससे भी चीफ नहीं मानता और वो कहता है कि तोफ से इन सभी को मार डालो। तो वो सभी पुलिस वाले तोफ लेकर आते हैं और लुआन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर लुआन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो लुआन अपने मैजिक से उन सभी को इंजर्ड कर देता है और उसे में चीफ को भी चोट लग जाती है। तो वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डैंग लुआन की मदद के लिए आ चुकी थी, पर सिटी के एंट्रेंस पर उन सभी के पोस्टर लगे थे क्योंकि वो सभी इंडो सिटी के वांटेड थे। इसी वजह से किसी को भी सिटी के अंदर एंट्री मिलना नामुमकिन था। उनके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो सीधा उन सारे पुलिस वालों पर गोलियां चला देते हैं और बांगजो की सभी पुलिस वालों को अपनी तरफ अटैक कर लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लुआन की तरफ। लुआन सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं उन पुलिस वालों में से एक पुलिस वाला उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर लुआन को समझ आ जाता है कि ये वही पुलिस वाला है जिसके अंदर किंग ऑफ वॉर्म है और वो उस पुलिस वाले के पास चला जाता है। तो लुआन उस पुलिस वाले से कहता है कि तुम इन सभी से दूर रहो और इन सभी को छोड़ दो। तो वो पुलिस वाला कहता है कि इन सभी से मुझे दूर रखने के लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें खुद का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम डैंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या खुद का सैक्रिफाइस करके इन सभी को बचाना चाहते हो। ये बोलकर वो पुलिस वाला स्पेल्स पढ़ता है और उन सभी स्पिरिट क्लैंस को कंट्रोल करने लग जाता है, जिसकी वजह से वो सभी स्पिरिट क्लैंस एक दूसरे की जान लेने लग जाते हैं। और ये सारी बातें देखकर लुआन अपना सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाता है और डैंग को वो सॉरी कहकर उन सभी स्पिरिट क्लैंस के चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से किंग ऑफ वॉर्म्स का असर उन स्पिरिट क्लैंस पर नहीं हो रहा होता। पर उस समय में लुआन को बहुत दर्द हो रहा होता है, पर लुआन जैसे तैसे उस किंग ऑफ वॉर्म को मार ही डालता है। और इतने में ही वहाँ दंगदंग भी पहुँच जाती है। लुआन को ऐसा लगता है कि अब शायद वो नहीं बचेगा, इसीलिए वो दंगदंग के लिए अपना गुड बाय मैसेज बोलता है, जिसमें वो अपने प्यार का इजहार करता है कि मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूं, मगर अभी की जो सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि मैं अपना वादा निभा पाऊंगा। इस जन्म में ना सही मगर अगले जन्म में हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये मैसेज वो दंगदंग के हेयर पिन में डाल देता है और सबको बचाने के बाद लुआन की खुद की तबीयत खराब हो जाती है और वो वहीं गिर जाता है। दंगदंग लुआन की हालत देखकर फौरन उसके पास आती है। लुआन जब दंगदंग को सॉरी कह रहा होता है और उससे कहता है कि अपना ख्याल रखना, तो दंगदंग उसे और डांटने लग जाती है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर मुझे छोड़कर भी नहीं जा सकते। मगर इतने में ही लुआन की डेथ हो जाती है। दंगदंग को ये देखकर बिल्कुल यकीन नहीं आता और वो अपनी एनर्जी के जरिए लुआन को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। इसीलिए वो जिन पर चिल्लाती है कि मेरी मदद करो। इन दोनों की पावर्स मिलकर भी लुआन पर कोई असर नहीं हो रहा होता। लुआन की एनर्जी कोर की एनर्जी अब बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। दहाई दंगदंग को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि अगर तुम अपनी सारी एनर्जी लगा दोगी तो तुम भी नहीं बचोगी, मगर दंगदंग को लुआन के लिए रोता चिल्लाता हुआ देखकर बेजी भी हैरान होने लगता है। दंगदंग कहती है कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। 3000 साल पहले भी मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और अब भी मैं बचाऊंगी। दंगदंग के पास अब कोई चारा नहीं होता सिवाय एनर्जी कोर के, इसीलिए वो एनर्जी कोर को लुआन की मदद करने का कहती है, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी लुआन के साथ बिताना चाहती है और उसके बगैर नहीं रह सकती। वो इतना रो रही होती है, इतना तड़प रही होती है लुआन के लिए कि बेजी भी रो पड़ता है। एनर्जी कोर की असल मालिक तो ये दंगदंग ही होती है।
इसीलिए एनर्जी कोर इसका हुक्म मान लेता है। वो एनर्जी कोर जैसे ही चलता है दंतन के माथे पर वही साइन आ जाता है और सारी एनर्जी दंतन को ऊपर की तरफ लेकर जाती है और इसके विंग्स निकल आते हैं और यहाँ तक कि वो अपने युंजी वाले रूप में भी आ जाती है और इसी के दौरान सारे स्प्लिट कैनाल वाले ठीक हो जाते हैं और युंजी को देखते ही खुश हो जाते हैं। अब दंतन लुयान को अपनी तरफ लेकर आती है और अपने विंग्स में उसे समेट लेती है और एनर्जी के जरिए उसे ठीक कर रही होती है और इसी हक के दौरान लुयान का एनर्जी कोर ठीक तरीके से चल पड़ता है जिससे लुयान की आँख खुल जाती है और वो ठीक हो जाता है। लुयान को वापस जिंदा देखकर दंतन तो बहुत खुश हो जाती है जैसे कि उसे जिंदगी ही मिल गई हो और सबसे कहती है कि अब लुयान को कोई भूले नहीं करेगा और उसे वापस घर चलने का कहती है। लुयान ठीक तो हो जाता है मगर अभी भी उसकी तबीयत पूरे तरीके से ठीक नहीं हुई होती। अभी भी उसे कमजोरी ही होती है कि इतने में बेजी उसकी चलने में मदद करने लगता है। ये देखकर सब हैरान होते हैं कि आखिर बेजी जैसे बंदे का भी दिल पिघल ही गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ज़ूरंग अभी भी बाज नहीं आया होता और वो दोबारा स्प्लिट वॉर्म को कंट्रोल करने का मंत्र पढ़ने लगता है। यहाँ वो वॉर्म दंदन के शूज के अंदर चला जाता है। अब ज़ूरंग एक नया मंसूबा बना रहा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो सारे एनिमल्स और उसका फादर सब लोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर से स्प्लिट वॉर्म जो निकल जाता है। इतने में ही वहाँ दंतन और लियान पहुँचते हैं तो सब उनका शुक्रिया अदा करने लगते हैं। दंतन को मालूम होता है कि युंगडू शहर में अब स्प्लिट कैनाल वालों का रहना तो मुश्किल है, इसीलिए वो इन सबको कहती है कि तुम सब अपना सामान पैक करो और मेरे शहर चलो और अपने फादर को देखकर भी बहुत खुश होती है। यहाँ दंतन को उन सब के सामने लियान की तारीफ करने का मौका मिल जाता है और वो उन सबको बता रही होती है कि कैसे हीरोइक तरीके से लियान ने अकेले उन सब स्प्लिट वॉर्म को खत्म किया और बार बार उसकी फिक्र में पूछे जा रही होती है कि तुम ठीक तो हो ना। दंतन उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें ठीक होने के लिए कम से कम एक मंथ तो लगेगा ही लगेगा, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ 24 घंटे रहना है ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। लुयान इसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये मेरे साथ रहने के लिए बहाने कर रही है। दूसरी तरफ शेकी बेजी को गुड बाय कहने के लिए आई होती है क्योंकि वो जानती है कि वो इस शहर में अब तो रुकेगा नहीं और ना ही उसका दिल यहाँ पर है। और जब शेकी उसे कहती है कि तुम बस मुझे कभी भूलना मत, तो वो उससे कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे हम कभी नहीं मिलेंगे, हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड भी दिखाने के लिए ले चलूंगा। तो शेकी उससे फौरन प्रॉमिस करने का कहती है कि वादा करो कि तुम जरूर आओगे मुझे लेने के लिए। साथ ही साथ शेकी जाने से पहले उसके गले लग जाती है और उससे कहती है कि अपना ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेजी बेचारे का दिल टूट जाता है। वो कहता है कि मैंने दंतन को कभी भी किसी की इतनी परवाह करते हुए नहीं देखा और आज की सीन के बाद वो समझ जाता है कि दंतन लियान से बहुत मोहब्बत करती है। इसीलिए बेजी दिल पे पत्थर रखकर डिसाइड कर लेता है कि वो दंतन के पीछे भागना अब छोड़ देगा और उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखेगा। मगर बेजी कहता है कि वो दंतन की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये इसकी आदत बन चुकी है। और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आप लोग मुझे बताइए आप लोग को एपिसोड कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।